नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। और आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा, 100% ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैक्सवेल ने, बी में लिखा हुआ है फ्राडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फ्राडे ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है केचुआ, बी में लिखा है मेढक, सी में लिखा है मछली और डी में लिखा है कछुआ। देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो पहले ये समझिए कि उभयलिंगी जंतु हम किसे कहते हैं। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उससे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं, ठीक है। तो केचुआ में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो केचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है एड्स, बी में लिखा हुआ है बेरी और सी में लिखा हुआ है घेंघा और डी में लिखा हुआ है मधुमेह। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि जिस इंसान को विटामिन बी की कमी हो जाएगी उसको कौन सा रोग होगा? तो बेरी रोग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा गया है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार आपका एग्जाम इसको रिपीट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साइन आई, बाई में लिखा है साइन आर और सी में लिखा है साइन आई इक्वल टू साइन आर और सी में लिखा हुआ है साइन आई इंटू में साइन आर और डी में लिखा है सभी उत्तर सही हैं। इसमें प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ अपचयन, बी में लिखा है उपचयन और सी में लिखा है संयोजन और डी में लिखा है विस्थापन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायुमंडलीय पवर्तन, बी में लिखा हुआ वर्ण विक्षेपण और सी में लिखा हुआ है प्रकाश के परिकीर्णन और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय पवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये काफ़ी आसान प्रश्न है मगर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5 और सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 9, बी में लिखा हुआ है 18, सी में लिखा हुआ है 11 और डी में लिखा हुआ है 10।
तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो 18 होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निषेचन, बी में लिखा हुआ है अंकुरन, और सी में लिखा हुआ है परागण, और डी में लिखा हुआ है किण्वन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन टाइप कीजिए, इसके बाद वीडियो बनाइए। एक एक वीडियो आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत के बाद बना पाता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसलिए अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको दोस्त को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, देखिए अब 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा है पत्थर, बी में लिखा है हीरा, और सी में लिखा है कार्बन, और डी में लिखा है ऑक्सीजन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सबसे कठोर तत्व है तो हीरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। पीतल उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धातु का, बी में लिखा हुआ है अधातु का, सी में लिखा है मिश्रण का, और डी में लिखा हुआ है उपधातु का। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है तो मिश्रण का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पीतल किसका मिश्रण है तो ये भी आपको याद रखना कि कॉपर जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं, और जिंक यानी कि Zn से जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पीतल किसका मिश्रण है तो कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हृदय कोशिका, बी में लिखा है तंत्रिका कोशिका, और सी में लिखा है मस्तिष्क कोशिका, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा है हृदय स्पंदन के लिए, और सी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी में लिखा हुआ है सभी के लिए। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा सभी के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एल्युमिनियम का, बी में लिखा है तांबे का, और सी में लिखा है लोहे का, और डी में लिखा है टंगस्टन का। तो प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत हीटर की कुंडली किस तंतु का बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, उसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आम, और बी में लिखा हुआ है गुलाब, और सी में लिखा हुआ है गेहूँ, और डी में लिखा हुआ है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना तो मटर को चुना था। इसको करैया दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या मटर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
16 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, और सी में लिखा है सूर्य, और डी में लिखा हुआ है कोयला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, बी में लिखा हुआ प्लेटलेट्स, और सी में लिखा हुआ प्लाज्मा, और डी में लिखा है लसिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तब प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ब्लड किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार ये सारा प्रश्न पूछा गया है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 1 मिनट भी समय अपना लाइफ का बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा, अब ये हमारा 18 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कॉर्निया, बी में लिखा हुआ दृष्टिपटल, और सी में लिखा हुआ पुतली, और डी में लिखा हुआ आइरिस। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो दृष्टिपटल पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, आपको इसको भी साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, बी में लिखा है सूर्य का प्रकाश, और सी में लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में लिखा है सभी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और CO2 भी आवश्यक है। यानी कि राइट आंसर जो होगा हमारा सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ से पूछा गया है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10⁻³ एम्पियर, और बी में लिखा है 10⁻² एम्पियर, और सी में लिखा है 10⁻1 एम्पियर, और डी में लिखा है 10⁻6 एम्पियर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लग रहा होगा कि काफ़ी आसान प्रश्न है, मगर बहुत बार 10 बार से भी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हमारे बातों पे आपको बिलीव नहीं है तो क्वेश्चन बैंक को उलट कर आप देख सकते हैं। ठीक, आपसे इसमें पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ऑप्शन ए में लिखा हो 1, बी में लिखा है 2, और सी में लिखा है 3, और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। और जब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन का 2 नियम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल इंजनों में, और देखिए सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में, और डी में लिखा हुआ है इन सभी में। ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में भी होता है, और रेल के इंजनों में भी होता है, और विद्युत उत्पादन में भी होता है। ठीक है, डीजल का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा राइट आंसर होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
23 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं। अगर जो आप वीडियो पहले से नहीं देखे हैं तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगा उससे। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तब बैगनी का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गर्भाशय में, बी में लिखा है वृषण में, और सी में लिखा है अंडाशय में, और डी में लिखा है इनमें से सभी में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए लिथियम को भी काटा जा सकता है और सोडियम को भी काटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो होगा हमारा दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ सिट्रिक अम्ल, और देखिए सी में लिखा हुआ मिथेनोइक अम्ल, और डी में लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर, इसमें कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण, और डी में लिखा है कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को दोस्तों इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि हजामत बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका भी आंसर अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि हजामत बनाना और दाढ़ी बनाना बात बराबर है। ठीक है, देखिए जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, इससे पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरा, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है सफ़ेद, और डी में यहाँ सी में लिखा है लाल दोस्तों, और डी में लिखा है सफ़ेद। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7, बी में लिखा हुआ है 7 से कम, और सी में लिखा हुआ है 7 से अधिक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 के बराबर होता है। ठीक है, तीनों का आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि CFC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरीन कार्बन, बी में लिखा हुआ कार्बन क्लोरो फ्लोरो, देखिए सी में लिखा हुआ है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और डी में लिखा हुआ क्लोरो फ्लोरीन कार्बन। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक, और दोस्तों CFC गैस किस उपकरण से उत्पन्न होता है, तो AC हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब से CFC गैस निकलता है और ओजोन परत को जाकर क्षय करता है। ठीक है,
ये भी बात को आपको याद रखना है। अब आइए अगला प्रश्न हम HW का प्रश्न देखते हैं। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल दर्पण, और बी में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, और सी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, और डी में लिखा है उत्तल लेंस। दोस्तों ये इसका जवाब आप सोच समझ के आराम से दीजिएगा और सही देने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए पूरी शिद्दत और जुनून के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।